नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको कौटिल्य की परराष्ट्र नीति के संबंध में बताया। आज के इस व्याख्यान में मैं कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत किए गए सैन्य बल, दूत व्यवस्था, युद्ध संबंधी विचारों के बारे में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको मैं यह भी बताऊंगी कि कौटिल्य की राजनीतिक दर्शन को क्या देन है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सैन्य बल से। कौटिल्य सैन्य बल को राज्य के लिए बहुत आवश्यक मानता है और अन्य भारतीय आचार्यों की भांति चतुरंगी सेना का समर्थन करता है। सेना के ये 4 अंग हैं: पैदल सैनिक, हाथी घोड़े और रथ। इन 4 बलों में कौटिल्य हस्ती बल यानी हाथियों की सेना को सर्वाधिक महत्व देता है। पैदल सैनिकों में वंशानुगत सैनिक यानी मौल, वैतनिक सैनिक यानी भृत, श्रेणीगत तथा मित्र एवं कबायली सैनिक हो सकते हैं। इसमें कौटिल्य पश्चात वाले से पूर्व वाले को उच्चतर मानता है। उनका विचार है कि सेना मुख्यतः क्षत्रिय वर्ग की होनी चाहिए, किंतु आवश्यक होने पर इसमें वैश्य एवं शूद्र वर्ग को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ब्राह्मणों को वह सैनिक सेवा के लिए अनुपयुक्त मानता है। उसने सेना के चारों अंगों की दृढ़ता, आवश्यक अस्त्र शस्त्र, नियमित रसद और अन्य सभी प्रकार की सामग्री पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियाँ होनी चाहिए: उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति एवं मंत्र शक्ति। उत्साह शक्ति का तात्पर्य सफल युद्ध के लिए आवश्यक नैतिक बल, प्रभाव शक्ति का आशय शस्त्र सामग्री और मंत्र शक्ति का आशय मंत्रणा एवं कूटनीतिक शक्ति से है। कौटिल्य के अनुसार ये तीनों शक्तियाँ अपने महत्व की दृष्टि से इसी क्रम की हैं। यदि राजा उत्साही, वीर, शक्तिशाली और युद्ध कला में प्रवीण होता है और प्रभाव शक्ति या भौतिक साधनों में अशक्त, तो भी वह युद्ध में विजयी होता है। यदि उसमें उत्साह की शक्ति नहीं है, केवल प्रभाव शक्ति है, तो प्रचुर साधन होते हुए भी उसे शक्तिशाली राजा द्वारा पराजित किया जा सकता है। भौतिक साधनों के अभाव में मंत्र या सलाह शक्ति व्यर्थ है। इस प्रकार इन 3 शक्तियों में कौटिल्य ने उत्साह शक्ति को प्रधानता दी है। कौटिल्य ने युद्ध के संबंध में भी विचार व्यक्त किए हैं। कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं: प्रकाश या धर्म युद्ध। यह युद्ध पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित युद्ध है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल में नियमानुसार संघर्ष करती हैं। इस युद्ध के कुछ नियम हैं, जैसे रणभूमि में शरण में आए शत्रु को न मारना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग न करना इत्यादि। युद्ध का दूसरा प्रकार कूट युद्ध का है। छल कपट, लूटमार, अग्निदाह आदि तरीकों से किया गया युद्ध कूट युद्ध कहलाता है। युद्ध का तीसरा प्रकार तूष्णी युद्ध का है। यह निकृष्ट प्रकार का युद्ध है, जिसमें सेनाएं विष के समान साधनों का प्रयोग करती हैं और छल कपट द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार विजय का अभिलाषी राजा परिस्थितियों पर विचार करके इनमें से किसी भी प्रकार के युद्ध का आश्रय ले सकता है। कौटिल्य अत्यधिक यथार्थवादी हैं और वह युद्ध में शत्रुओं के साधनों को नष्ट करने, शत्रु की भूमि में फसलों को नष्ट करने तथा जल को दूषित कर देने को भी न्यायोचित मानते हैं। कौटिल्य ने दूत व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। कौटिल्य ने न केवल युद्धकालीन वैदेशिक संबंधों वरन शांतिकालीन संबंधों का भी विवेचन किया है। इस संबंध में उसने दूत भेजने तथा गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। कौटिल्य के अनुसार विभिन्न राज्यों में गुप्तचर भेजकर उन राज्यों की स्थिति तथा नीति का ज्ञान प्राप्त करने और उन्हें अपने अनुकूल करने या बनाए रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये गुप्तचर व्यापारी, शिक्षक, भिक्षुक, धर्म प्रचारक आदि रूपों में वहाँ रह सकते हैं। कौटिल्य ने दूतों को उनकी योग्यता तथा कार्य के अनुसार 3 श्रेणियों में रखा है। पहला निशस्त्रार्थ, दूसरा परिमितार्थ और तीसरा शासनहार। उसके अनुसार निशस्त्रार्थ एक राज्य का पूर्ण संपन्न राजदूत होता है। परिमितार्थ 3/4 गुणों और शक्तियों से युक्त
और शासनहार निशस्त्रास्त्र की अपेक्षा आदि शक्ति से युक्त दूत होते थे। कौटिल्य ने दूत का पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि अधिकाधिक गुण संपन्न व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूत को चतुर, कूटनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, साहसी और निर्भीक होना चाहिए। उसे मद्य और परस्त्री आदि बुरी आदतों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसका ऐसा आचरण भेद खोलने की दुर्बलता ला सकता है। प्राचीन भारत में यह सुव्यवस्थित परंपरा थी कि दूत को किसी भी स्थिति में प्राणदंड नहीं दिया जाना चाहिए। कौटिल्य भी इस परंपरा को मान्यता प्रदान करते हैं। कौटिल्य ने दूत के कुछ कर्तव्य बताए हैं, जैसे राजा को संदेश देना, संधियों के पालन की व्यवस्था करना, मित्र संग्रह तथा शत्रु और शत्रु के मित्रों की मंडली में भेद उत्पन्न करना। इसके साथ ही गुप्त रूप से दूसरे राजा की कीर्तियों का ज्ञान प्राप्त करना इत्यादि। कौटिल्य ने युद्धकाल और शांतिकाल में वैदेशिक संबंधों के संचालन का जो विवेचन किया है वह यथार्थवादी है और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उससे यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य अपने समय से कितना आगे थे। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि कौटिल्य की राजनीतिक चिंतन को क्या देन है। पश्चिमी राजदर्शन के जनक अरस्तु के समान ही कौटिल्य को भारतीय राजदर्शन का जनक कहा जा सकता है। राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की देन का उल्लेख कुछ बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की सर्वाधिक प्रमुख देन है। अर्थशास्त्र सभी पूर्वगामी अर्थशास्त्रों अर्थात राजनीतिक विचारों का सार है। यद्यपि कौटिल्य के पूर्व भी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए, जिसमें बृहस्पति, भारद्वाज, वातव्याधि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। कौटिल्य ने भी इन विचारकों का अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है, किंतु इन विचारकों की विचारधारा यत्र तत्र बिखरी हुई थी और इनमें से किसी के भी द्वारा विषय का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन नहीं किया गया। तो इस तरह से कौटिल्य पहला व्यक्ति था जिन्होंने राजनीति का विशद रूप से साथ ही वैज्ञानिक रूप से विवेचन किया। कौटिल्य की दूसरी देन यह है कि कौटिल्य से पूर्व भारत में जो राजनीतिक विचारक हुए वे सभी धर्म प्रधान दृष्टिकोण वाले थे और उनके द्वारा धर्म तथा नैतिकता की पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक विचारों की विवेचना करने का कार्य किया गया था। किंतु कौटिल्य ही प्रथम विचारक है जिसने राजनीति की स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचना की और इस प्रकार राजनीति को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इस प्रकार कौटिल्य ने भारत में वही कार्य किया जो कार्य समकालीन विचारक अरस्तु यूनान में कर रहे थे। कौटिल्य ने राजनीति की एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो विवेचना की उसका भारतीयों के मानस पर अत्यंत स्वस्थ प्रभाव पड़ा। कौटिल्य का जो तीसरा योगदान है वह उसका यथार्थवादी होना है। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था और उसने शासन व्यवस्था, सेना, युद्ध, दूत और राजस्व आदि विषयों की जो विवेचना की है वह अर्थशास्त्र को एक सर्वांगीण कृति और कौटिल्य को एक यथार्थवादी विचारक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। कौटिल्य की यह धारणा थी कि राजा को अपना शासन ऐसे मंत्रियों के परामर्श से चलाना चाहिए जो निस्वार्थ, त्यागी और योग्य हों। यह आज भी नितांत सत्य है। कौटिल्य ने राजा के लोकहितकारी कार्यों की जो व्यवस्था की है उससे वह लोक कल्याणकारी व्यवस्था का जनक भी बन जाता है। कौटिल्य का राजा को यह उपदेश देना कि शासकों को प्रजा के धर्म में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म पालन की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस बात को सिद्ध करता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श आज के युग की देन नहीं है। कूटनीति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के विषय में कौटिल्य ने जो कुछ भी कहा है वो आज चरितार्थ हो रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यक्त ये सभी विचार स्थायी मूल्य और महत्व के हैं जिनकी आज भी अवहेलना नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से कौटिल्य न केवल यथार्थवादी हैं बल्कि दूरदर्शी भी हैं।
कौटिल्य की एक अन्य देन यह भी है कि कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर एक देश को एक सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, जैसा कि उसके पूर्व भारतीयों ने कभी भी नहीं जाना था। उसने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य के महामंत्री के रूप में अपने प्रशासनिक सिद्धांतों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। इस दृष्टि से कौटिल्य एक प्रकांड पंडित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक वस्तु है। इसका मूल महत्व इस बात में है कि यह कोरी आदर्शवादी रचना नहीं, बल्कि संपूर्ण उपयोगितावादी एवं व्यवहारिक रचना है। इससे भारतीय मन की रचनात्मकता का आभास मिलता है। यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1909 में श्याम शास्त्री द्वारा प्रकाश में लाया गया। पाश्चात्य राजनीति में जो कार्य अरस्तु, मैकियावेली और बेकन ने किया, वह भारत में अकेले चाणक्य ने संपादित किया। यहाँ तक कि उसके बाद यहाँ राजनीतिक विचार चिंतन के लिए कोई तथ्य ही छूटा हुआ नहीं लगा और इसलिए उसके बाद चिंतन की यह धारा एक तरह से सूख गई। व्यक्तिगत मत चाहे कुछ भी हो, किंतु कौटिल्य की विदेश नीति के सिद्धांतों का आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और समस्याओं में अत्यधिक महत्व है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जो भी सिद्धांत बनाए उन्हें स्वयं प्रयोग करके देखा। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में जब तक राजागण कौटिल्य के सिद्धांतों का पालन करते रहे, तब तक भारत की उन्नति चरम शिखर पर बढ़ती रही। उसके बाद हिंदू साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होता गया। कौटिल्य कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। वह निरंकुश राज्य को नहीं चाहते थे। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राजनीति के सिद्धांत उच्च कोटि के तथा मौलिक हैं। तो ये थी बच्चों कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतन को देन। इस व्याख्यान के साथ ही हमारा कौटिल्य संबंधी अध्याय समाप्त हो रहा है। अगले व्याख्यान में मैं आपको किसी अन्य विचारक के संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।